रहने दे, 5 प्रेस कर दो बस। चलो, हरे कृष्णा बच्चों। नेक्स्ट, हरे कृष्णा बेटा। हरे कृष्णा बेटा। कल हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। कल मैंने उसके बारे में थोड़ा सा बताया था आप लोगों को, तो लिखो एक बार थोड़ा सा। इंटरनल scheme of compromise between company and other parties. Scheme of compromise between company and other parties. लिखते जाओ फटाफट, ठीक है ना? Gain on above scheme should be credited by company in capital reduction account. Use of capital reduction. Use of capital reduction to write off debit balance of P&L, to write off assets. Any balance in capital reduction after return of work transfer to capital reserve account. Transfer to capital reserve account. Hare Krishna beta. Any balance in capital reduction account after writing of work credited to capital reduction account. Yeah, transfer to
कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, सॉरी रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। एक बुक देना बेटा। हाँ बेटा। बेटा आज मैं उतना ही बोलूंगा जितना जरूरत है, गला दर्द हो रहा है, ठीक है ना। आप भी बहुत बढ़िया हो, ठीक है। एक बुक देना बेटा। आज क्या है, मेरा क्लास लेने का ही नहीं था, लेकिन मैं कहा नहीं, अब नहीं नहीं, क्लास तो अब आ गया तो लेके जाऊंगा मैं। अब वो आगे की 2 बजे वाली क्लास, आगे वाली क्लास मैंने ऑफ कर दी, तो वो ऑफ करवा दी। अब यहाँ आ गया था तो अब दर्द हो रहा है, ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, तो फिर हाँ कर देते चलो। हाँ बेटा। आपके कहाँ हो रहे हैं? अभी अभी नहीं हो रहे आपके, होंगे तो बता देंगे, तो पता चले। वो तो जितना कितना हो गया आपके अकाउंट्स में उतना ही आएगा, बस कम कर यार, तो ठीक होगी। अकाउंट्स में बात करेंगे अभी, ठीक है ना। एडवांस का तो काफ़ी लेट है, पहले अकाउंट्स का होगा तो अकाउंट्स में बात। बेटा इसके ये क्या हमने लिखा है, एक बार इसके बारे में बातचीत करने के लिए। बेटा मैं सारी क्लास लूंगा, मेरा कोशिश यही रहता है, जब जब तक कोई 101% क्लास होगी मैं यहाँ हूँ तो आ गया। बेटा जल्दी से पेज नंबर, अब जो मैंने कल समझाया था और ये जो अभी लिखा है, इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। पेज नंबर ओपन करो आप लोग, 6.31, एग्जाम्पल नंबर 7। अब बातचीत नहीं, जल्दी से पेज नंबर 6.31, एग्जाम्पल नंबर 7। मिल गया? फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ABC लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 11। इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये बताओ रिजर्व एंड सरप्लस, बेटा आज बातचीत मत करो प्लीज, कहा ना। रिजर्व एंड सरप्लस बताओ क्या दिखाई दे रहा है आपको, बोलो नेगेटिव। समझ में आ गया? बेटा रिजर्व एंड सरप्लस नेगेटिव है 4,05,000, इसका मतलब कंपनी भाई बर्बाद है कंपनी, और इस कंपनी को एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा, इसलिए बताओ इसने किसकी बात की होगी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये आ गया आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग और ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म बोरिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये जो लाइबिलिटी साइड में दे रखे हैं, बताओ ये कौन है? बेटा कंपनी की इंटरेस्टेड पार्टीज, अगर कंपनी फायदे में है तो इनको फायदा होगा, और कंपनी नुकसान में है तो इनको। तो अगर किसी का सीधा सा इंटरेस्ट है, अटैचमेंट है, तो वो इंटरेस्टेड पार्टी हो गया, तो ये कंपनी की इंटरेस्टेड पार्टीज है। नॉन करंट असेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल असेट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवल, कैश एंड कैश इक्वलेंट। कितने नोट्स टू अकाउंट है बैलेंस शीट में? 6। तो 6 दे रखे हैं, उसमें नंबर 1 शेयर कैपिटल, कंपनी के पास 2 लाख इक्विटी शेयर है एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 6,000 प्रेफरेंस शेयर है एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। रिजर्व्स एंड सरप्लस,
लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, प्लांट एंड मशीनरी एंड फिक्चर्स, इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, मार्केट वैल्यू 55,000। बुक्स में कितने का दिखा रखा है? 68 का। इसका मतलब अरे भाई साहब लॉस बताओ, मार्केट में कितने का बिकेगा? 55 का। गलत जगह पैसा, किसी भी कंपनी को नुकसान होता ही कब है? जब वो गलत इन्वेस्टमेंट्स कर डालती है। बेटा आपने इन्वेंट्री बेचने, ये मान लो आपकी इन्वेंट्री है, ये इन्वेंट्री आपकी, इसे खरीदते और बेचते हो, और आपने खरीद लिया दुनिया भर का, आपने पर पीस 100 रुपये का खरीदा। बताओ मार्केट में एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, ये 100 रुपये का बिकने को तैयार नहीं है। क्यों? बेटा एडवांस आ गया, अब वो मार्केट में वही 150 का मिल रहा है। आप इसे 100 का खरीदी कितने का बेच रहे थे? 150 का। तो 150 में तो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो कौन खरीदेगा? तो आपका प्रोडक्ट बताओ क्या हो गया? आउटडेटेड, बेकार हो गया। तो बताओ किसकी बेवकूफ़ी है? कंपनी की। भाई इतना खरीदने की जरूरत ही क्या थी ऐसे प्रोडक्ट को जिसका न्यू वर्जन आने वाला था? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने डिसीजन मेकिंग सोच ही नहीं रहे, चीज़ों को समझ ही नहीं रहे, आप खरीदे जा रहे हो। तो बताओ इसे 90 रुपये का बेचना पड़ा, तो इसका मतलब आपके डिसीजन रॉन्ग हो गए। आपके पास जो असेट्स पड़ी है वो उतनी वैल्यू की है नहीं जितने में आपने खरीदी थी। प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है। तो ये गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट करके आ गया। बताओ इस कंपनी ने क्या कर रखा है? अगर आप बात समझ पा रहे हो तो आपको नहीं लग रहा 13,000 का लॉस छुपा रखा है? काय में? कहाँ पर? बेटा इन्वेस्टमेंट में 13,000 रुपये का लॉस छुपा दिया। अगर इन्वेस्टमेंट 55,000 रुपये के हैं तो बताओ कितने के दिखाने चाहिए थे? 55। अगर 55,000 रुपये के दिखाते तो अरे असेट साइड कम हो जाती, असेट साइड कम हो जाती तो लॉस बढ़ जाता, लॉस बढ़ जाता। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल है तो वो क्या सही है क्या? बेटा कंपनियां क्या करती हैं, कंपनियां जब बंद होने वाली होती हैं, मतलब जब खराब पोजीशन में आती है, तो वो कुछ लॉसेस क्या कर देती हैं? छुपा देती है। किसके थ्रू? बेटा वो असेट्स के थ्रू। असेट्स को ओवर वैल्यूड रखती हैं। समझ में आ गया? असेट्स जितने की हैं उतने की नहीं। अरे बिजनेस ऑपरेशन से इतना नुकसान नहीं हुआ जितना गलत जगह पर पैसा लगाने से हो गया। यार आपने कोई सामान खरीदा और वो नहीं बिक रहा तो क्या करोगे? बहुत बड़ा नुकसान है क्या? अरे किराना की दुकान खोली और किराना का सामान आया और नहीं बिक रहा, वो कस्टमर नहीं आ रहा, तो बहुत बड़ा नुकसान है क्या? 2 महीने 3 महीने का रेंट ही तो गया, बिजली का बिल ही तो गया। वो सामान तो आप किसी दूसरे किराना वाले को बेच दो, कहने का मतलब है किसी दूसरे शोरूम को बेच दो, एटलीस्ट कॉस्ट तो रिकवर हो जाएगी। बेटा हमारे मेजर लॉसेस कब होते हैं? जब हमारे इन्वेस्टिंग डिसीजन गलत हो जाते हैं। एक आदमी जमीन खरीद रहा है, बताओ जमीन कब खरीदता है? जीवन भर की कमाई लग जाती है एक आदमी की। आदमी ने अगर 50 लाख का प्लॉट खरीदा तो 50 लाख बेटा उसने जीवन भर में क्या किया था? जोड़ा था। समझ में आया? उसने वो जमीन खरीदी और बताओ वो जमीन क्या निकल गई? कई पट्टे हैं। आ गया डिस्प्यूट चल रहा है पहले से ही के कोर्ट में 4 केस चल रहे हैं उस जमीन के ऊपर। आपको ब्रोकर ने हवा ही नहीं लगने दी और ब्रोकर गायब हो गया आपके 50 लाख लेकर। हमें इतना विश्वास में ले लिया, हमारे साथ चीट करके चला गया। तो बताओ अब मेजर लॉस हुआ या नहीं हुआ? आपके किसी भी एंटिटी में मेजर लॉस कब होते हैं? जब उसके इन्वेस्टिंग डिसीजन रॉन्ग हो जाते हैं, तब जाके उसे मेजर लॉस होता है, तब जाके एंटिटी बुरी तरह फंस जाती है। तो अब बताओ आपने एक लैंड खरीदी 50 लाख की, बैलेंस शीट में अभी भी कितने की दिखा रहे हो? 50 लाख की दिखा रहे हो। दिखानी कितने की चाहिए थी? जीरो वैल्यू की। बेटा जीरो वैल्यू करते ही लैंड को हटाते ही बताओ लॉस 50 लाख से बढ़ जाता या नहीं बढ़ जाता? तो कंपनियां क्या करती हैं बेटा? वो असेट्स कम नहीं करती। बोलो आ गया समझ में? कम नहीं करती। अगर आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कोर्ट के पास जाते हो तो कोर्ट क्या बोलता है? भाई साहब ये ऐसा करो, अब जब सुधार नहीं बैठे हो तो पूरा सुधारो, आधा अधूरा मत करना। हमें भी पता है तुम्हारे डिसीजन गलत हो गए, कोई चलो बहुत बड़ी बात नहीं है। एक समझदार आदमी उस सिचुएशन में यही फैसला लेता जो आपने लिया। अब ठीक है उसके बाद भी गड़बड़ हो गई, हो गई। तो उस केस में कोर्ट ये बोलता है कि आप इस पीएनएल को तो राइट ऑफ करो ही करो, और साथ में एक एक असेट को चेक करो। मैंने आपसे कल बार बार कहा था, अगर आपकी असेट्स बताओ क्या नहीं कर रही, ट्रूली आपकी लायबिलिटी को अगर रिप्रेजेंट नहीं करती, आपकी असेट्स ट्रूली अगर आपकी लायबिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करती, तो किसकी जरूरत पड़ती है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की।
तो बेटा आपने खाली P&L राइट ऑफ कर दिया, तो क्या आपकी असेट्स ट्रूली रिप्रेजेंट कर रही है क्या? अरे आपने तो असेट में लॉस छुपा रखा है, उनको ओवर वैल्यूड कर रखा है, जैसे इसने इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया। समझ में आया? तो कोर्ट क्या बोलता है भाई साहब, क्या करोगे आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम में? लॉस कहां कहां पर है? दो जगह पर है। एक असेट्स में, असेट्स में ओवर वैल्यूड कर रखी है। दूसरा P&L का डेबिट बैलेंस जो आपको डायरेक्टली शो हो रहा है। एक लॉसेस आपने इनडायरेक्टली छुपा रखे हैं, तो ऐसा करो दोनों लॉसेस को राइट ऑफ कर दो। समझ में आ गया? तो दोनों लॉसेस को आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। क्या सारी असेट्स ही आपकी अंडर वैल्यूड होंगी क्या? बेटा हो सकता है किसी में फायदा दिखाई दे, तो कोर्ट क्या बोलता है उसको भी बुक कर लेना। कहने का मतलब है अब असेट्स किस वैल्यू पर आनी चाहिए? मार्केट प्राइस पर आ जानी। काय की अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ जाती है ऐसे केसेस में। जब कंपनी बर्बाद होने बैठी है तो कोई अकाउंटिंग का लेना देना नहीं। आप अपनी बैलेंस शीट को किस पर दिखाओ? ट्रू एंड फेयर वैल्यू पर लेकर आ जाओ, आप सब मार्केट वैल्यू पर लेकर आ जाओ। कहीं लॉस दिखाई देता है हटाओ, कहीं फायदा दिखाई देता है तो बुक कर लो। क्या बात समझ में आ रही है? चलो आगे। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन फाइनलाइज, ये स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन बनी है। नेक्स्ट, ये स्कीम ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन है। पहला, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वुड गिव अप 30% ऑफ देयर कैपिटल इन एक्सचेंज ऑफ अलॉटमेंट 11% डिबेंचर टू देम। डिबेंचर होल्डर हैविंग चार्ज ऑन द प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। थर्ड, inventory equals to 5 lakh in the books value will be taken over by the trade payable in full and final settlement of their dues. Fourth, investment value to be reduced to market price. Fifth, the company would issue 11% debenture for 3 lakh and augment its working capital requirement after settlement of the bank OD. Pass journal entry in the books of the company and prepare कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। तो आपको ये कुछ काम करने हैं। तो सबसे पहले बताओ क्या करना है हमें? जर्नल एंट्रीज। तो बेटा किसी को लिखना नहीं है, पहले मैं एंट्री में निपटा देता हूँ, फिर आप लोग नोट कर लीजिएगा। इन द बुक्स ऑफ कंपनी जर्नल एंट्रीज। मैंने कहा था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में बताओ आप लोग क्या करोगे? एक एक लायबिलिटी होल्डर के पास जाओगे। तो बताओ कंपनी किसके पास गई, किसने कितना सपोर्ट किया, सब कौन मेंशन करेगा? क्वेश्चन आपको थोड़ी पता है। तो बताओ हम सबसे पहले किसके पास गए? प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास गए। देखना कितने हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर बैलेंस शीट में। बेटा 6000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, यानी 6 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स हैं। क्या बोल रहा है ये? प्रेफरेंस शेयर होल्डर गिव अप 30% ऑफ देयर कैपिटल, 30% उन्होंने माफ कर दिया। तो बोलो इसका मतलब क्या हुआ? बोलो प्रेफरेंस शेयर 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा हमने किससे बात की? 30% से या पूरे 6 लाख से? पूरे 6 लाख से। जिससे बात की उसे उठाकर लेकर आ जाओ। उठाकर लेकर आ गए। हमने इनसे डिस्कशन किया था, इन्होंने क्या कहा? भाई साहब ऐसा है, हम क्या कर देते हैं 30% माफ कर देते हैं, ठीक है ना, गिव अप माफ कर दिया, इन एक्सचेंज फॉर अलॉटमेंट ऑफ 11% टू देम। लेकिन उन्होंने एक शर्त लगाई, बचे कितने हमारे? बेटा अगर 30% गिव अप कर दिया तो 70% ही तो बचा। उन्होंने एक शर्त क्या लगाई? उस 70% के लिए बताओ क्या करना पड़ेगा? हमें 11% के डिबेंचर इशू कर दो। बोलो बात समझ में आ गई? तो बताओ कंपनी ने इनकी बात मान ली, तभी तो यहां पर ये स्कीम है। ये स्कीम जो है ये अप्रूव्ड स्कीम है। बताओ इस स्कीम में किसकी अप्रूवल ली गई है? कोर्ट की और अदर पार्टीज की। तो यहां पर बताओ टू कैपिटल, बोलो आ गया समझ में? कैपिटल रिडक्शन कितना परसेंट? 30%। कितना हो गया? 1,80,000। बेटा ये 30% गया। क्या इस 30% के बदले कुछ लिया क्या? बेटा इस 30% के लिए नहीं लिया। उन्होंने तो एक शर्त लगाई कि हमारा जो बैलेंस है वो एक्सचेंज करना पड़ेगा आपको, इसके बदले नहीं लिया।
ये बोल रहा है बेटा गिव अप 30% ऑफ दियर कैपिटल इन एक्सचेंज फॉर द अलॉटमेंट ऑफ 11% डिबेंचर टू देम। अब इसके बाद कौन सा पोर्शन बच रहा है, आ रहा है समझ में, इसके लिए देने 30% के लिए, वो तो गिव अप कर दिया, गिव अप का मतलब माफ कर दिया, बात समझ में आ गया। जो गिव अप कर दिया उसके लिए क्या है, जो माफ कर दिया उसके बदले तो क्या ले रहे हो, क्या कुछ और पोर्शन भी बच रहा है क्या गिव अप करने के बाद? हाँ 70% बच रहा है गिव अप करने के बाद, उसके बदले उन्होंने लिया है। आ रही है बात समझ में, गिव अप के बदले नहीं लिया, जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया उसके बदले में लिया है, और तभी इन्होंने हाँ किया। तो टू 11% डिबेंचर्स कितना, ये 4,20,000, ये बेटा 70% के बदले, क्योंकि अभी कैपिटल थोड़ी खत्म हो गई, 30% गिव अप करने से कैपिटल थोड़ी खत्म हो रही है। तो ये आपके सामने आ गया। बोलो अगर प्रेफरेंस शेयर आज के बाद बताओ क्या हो गए, डिबेंचर होल्डर हो गए, प्रेफरेंस शेयर आज के बाद डिबेंचर होल्डर हो गए, लेकिन 6 लाख की जगह बताओ लायबिलिटी, प्रेफरेंस शेयर भी लायबिलिटी थी, डिबेंचर भी लायबिलिटी, लेकिन 6 लाख की जगह लायबिलिटी 4,20 रह गई, और 1,80 का बताओ क्या हो गया, लायबिलिटी साइड कम हुई या नहीं हुई, कम हो गई, और बिना किसी पेमेंट के कम हुई, तो कंपनी को फायदा हो गया, और मैंने उस फायदे को टेम्परेली एक अकाउंट में डाल दिया, बताओ किसमें, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। जब जब मुझे फायदा होगा तो मैं एक अकाउंट में उसे बुक करता जाऊंगा, विच इज नोन एज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। चलो मैं आगे, एक बात। दूसरी बात, हम इसमें एक एक आदमी के पास जाएंगे। अगला हम किसके पास गए, डिबेंचर होल्डर्स हैविंग चार्ज। अच्छा एक मैं वैसे ही जनरल बात पूछता हूँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या सूझा जो उन्होंने डिबेंचर मांगे? बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर भी तो मांग सकते थे, तो डिबेंचर क्यों मांगे? बात समझ में आ गई ना, वैसे ही पूछ लिया, कोई सेंस नहीं है बेटा। इस कंपनी जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की हेल्प ले रही है, बताओ इसके पूरे चांस किस में जाने के हैं? मैंने आपको कहा था 50% बचने के चांस है, तो 50% डूबने के भी चांस है, कंपनी की पोजीशन खराब है। तो शायद प्रेफरेंस, अब क्यों लिया ये तो भगवान जाने, लेकिन हाँ हमें लगता है कि शायद प्रेफरेंस शेयर होल्डर के दिमाग में ये रहा होगा, क्योंकि कंपनी शायद लिक्विडेशन में जा सकती है, तो हम लोग लाइन में आगे लग जाएंगे, पीछे लगेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, तो आगे लग जाओ ना जाके, एक मौका मिल ही रहा है, कॉम्प्रोमाइज कर ही रहे हैं, तो कुछ कंपनी भी हमारी बात मानेगी। जब हम दो की मान रहे हैं तो एक तो हमारी माननी पड़ेगी उसे। नेक्स्ट, और भी कोई रीजन हो सकता है, हमें उसे मतलब नहीं है। उन्होंने दो काम किए, अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़वा ली, उस पर डिविडेंड कम मिलता, यहाँ पर इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, डिविडेंड प्रॉफिट होता तो मिलता, इंटरेस्ट पक्का पक्का मिलेगा, तो उनके फायदे ही फायदे हैं इसमें। दूसरा, डिबेंचर होल्डर्स, देखना है क्या डिबेंचर होल्डर, बेटा बैलेंस शीट में 9% डिबेंचर है कंपनी के 12 लाख रुपए, हम इनके पास गए, तो बेटा जिनके पास गए क्या करो, उन्हें उठा लो, 9% डिबेंचर, हम इनके पास गए, डिबेंचर अकाउंट डेबिट 12 लाख। अब हमने इनसे क्या बात की वो देखो, डिबेंचर होल्डर हैविंग चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी, इनके पास बताओ क्या मोर्गेज रखा था, प्लांट एंड मशीनरी मोर्गेज रखा था। ये बोल रहा है वुड एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी इन फुल सेटलमेंट। प्लांट एंड मशीनरी देखना बैलेंस शीट में है क्या, मतलब प्लांट एंड मशीनरी 9 लाख रुपए की है, और ये किसके पास गिरवी रखी थी, और डिबेंचर होल्डर से जब हम रिक्वेस्ट करने गए तो वो बोले भाई साहब ऐसा करो, इस प्लांट एंड मशीनरी को हमें दे दो, और हमें कुछ नहीं चाहिए फिर आपसे। बोलो आ गया समझ में? कितने की ले गए? अगर कम या ज्यादा की ले गए होते तो क्वेश्चन मेंशन करता, बेटा मेंशन नहीं कर रहा तो इसका मतलब बुक वैल्यू पर उठाकर ले गए। बोलो आ गया समझ में? इन फुल सेटलमेंट, बताओ देने कितने थे, और बदले में चीज कितने की दी, 9 लाख की। बोलो आ गया, तो इसका मतलब फायदा हो गया हमें, कैपिटल रिडक्शन, हमें बेनिफिट हो गया 3 लाख का। बेटा ये 3 लाख का बेनिफिट बुक कर लो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। चले आगे, ये लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, लायबिलिटी बताओ बैलेंस शीट से कितने की रिड्यूस हो रही है, 12 लाख की। असेट ये ऐसे ही रिड्यूस नहीं हो रही, असेट भी लेके जा रही है, असेट कितने की लेके जा रही है, 9 लाख की, तो यहां से तो 9 लाख गए, यहां से 12, तो 3 लाख का फिर बेनिफिट क्रिएट हो गया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में हम किसके पास गए,
इन्वेंट्री इक्वल्स टू 5 लाख रुपी इन बुक वैल्यू विल बी टेकन ओवर बाय द ट्रेड पेबल्स। अब की बार हम ट्रेड पेबल्स के पास गए, देखना क्या बैलेंस शीट में है क्या ट्रेड पेबल्स। बेटा बैलेंस शीट में ट्रेड पेबल्स हैं, ये आ गए ट्रेड पेबल्स। अकाउंट डेबिट 5 लाख, बताओ हमने क्या किया, उठा लाए ने, जिससे हम डील कर रहे हैं उनको उठाकर ला रहे हैं। कहाँ से उठाकर ला रहे हैं, बैलेंस शीट से। 5,92,000। इनको बताओ हमने क्या दिया, इन्वेंट्री कितने की है बुक्स में, बेटा इन्वेंट्री है तो 14 लाख रुपए की, लेकिन हमने उसमें से इन्वेंट्री के नाम पर इन्हें केवल 5 लाख रुपए, और कौन सी वैल्यू, बुक वैल्यू की, बुक वैल्यू की पकड़ा दी इनको 5 लाख इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो टू कैपिटल रिडक्शन। बेटा हम लोग जब जब किसके पास जा रहे हैं, लाइबिलिटी के पास जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बेनिफिट क्रिएट करवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा अगर हमें कुछ देना पड़ रहा है तो उसका बेनिफिट नहीं हो रहा, उसमें तो सेटलमेंट हो रहा है, बचा हुआ बेनिफिट हो रहा है हमें। आगे हम गए, इन्वेस्टमेंट वैल्यू टू बी रिड्यूस टू मार्केट प्राइस। ये बोला इन्वेस्टमेंट, बताओ क्या है इन्वेस्टमेंट, 55 का, जबकि बुक्स में 68 का, बोला मार्केट वैल्यू तक लाओ। बेटा अगर मार्केट वैल्यू तक लाओगे तो कितने का नुकसान हो गया, तो बेटा ये तो क्या है, लॉस। यानी इस बैलेंस शीट, अच्छा इस बैलेंस शीट में कुछ गंदगी पड़ी है, बताओ वो गंदगी है क्या, लॉस। समझ में आ रहा है, इस बैलेंस शीट में गंदगी है बेटा, वो गंदगी हमें परेशान कर रही है। हमारे घर में भी तो गंदगी होती है, तो बताओ आपको अच्छी लगती है परेशान करती है, बेटा तभी तो हम साफ सफाई ज़्यादा रखते हैं। अब कुछ नालायक होते हैं जो गंदगी में भी पड़े रहते हैं, ठीक है ना। तो अब मेरी वाइफ चली, अब मैं दूसरों का क्या बोलूँ, मेरी वाइफ चली जाती तो मेरा घर देख लो तो आपको पता चले कि कोई भूत ही रहते होंगे यहाँ पर। बेटा जो मेरी वाइफ जहाँ छोड़ कर जाती है उसे वैसा का वैसा मिलता है, वैसा का वैसा, ना तो झाड़ू लगती ना कुछ और होता। और जहाँ मैं सोता हूँ ना बेड पर, उतने हिस्से में भी पता होता है यहाँ हाथ थे यहाँ पैर थे, क्योंकि जैसे सोया वैसे उठकर आ गया, फिर दूसरे दिन वैसे जाके सो गया। अगर वो 5-7 दिन चली जाती है तो मैं बोलता हूँ भाई बिना बताए आई तो ऐसा का ऐसा मिलेगा, एक दिन पहले बता कर आ गई तो ऑफ करके पूरा घर संभला दूंगा। तो वो 1-2 बार बिना बताए आ गई सडनली, और भाई आ रहा था गाड़ी से तो वो छोड़ गया। मैंने कहा ठीक है, घर में घुसी तो घर पहचाने नहीं, बोला अपना ही है क्या, मैंने तेरे को 1000 बार कहते बता कर आया कर। अब वो बिना बताए पता नहीं किस रीजन से आती है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलो। वो अब वो खुद ही, मैंने कहा तू सरप्राइज होगी ये तो कंफर्म है, लेकिन अब ये तू सफाई कर ले। तो उसको भी वो 2-4 बार तो उसने ड्रामा किया, फिर उसको समझ में आ गया इस आदमी को बता कर ही चलो ज़्यादा बढ़िया है। अब वो खुद ही बता देती है मैं 2 दिन बाद आ रही हूँ। मैंने कहा ठीक, नेक्स्ट चलो मुद्दे पर। तो ये बताओ ये बताओ इन्वेस्टमेंट वैल्यू टू बी रिड्यूस टू मार्केट प्राइस। बेटा ये क्या है, इस बैलेंस शीट में बड़ी गंदगी, हमारे और आपके घर में भी गंदगी होती है। तो बताओ गंदगी को साफ करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, झाड़ू का। बेटा हम झाड़ू उठाते हैं, गंदगी साफ कर देते हैं। तो हमें एक चीज दिमाग में रखनी है बेटा, अभी हम गंदगी पर नजर नहीं डालेंगे। बेटा सबसे पहले बताओ क्या बना रहे हैं हम लोग, झाड़ू बना रहे हैं, ठीक है ना। तो हम झाड़ू बनाएंगे, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप झाड़ू बना रहे हो। बताओ हमारी झाड़ू में कितनी तीलियां आ गई, आ रहा है, ये कलेक्ट किया, फिर हमने दूसरे ये झाड़ू में और जोड़ दिया, फिर ये झाड़ू में और जोड़ दिया। बताओ झाड़ू क्या होती जा रही है, बेटा जितनी मोटी और अच्छी झाड़ू होगी उतनी साफ सफाई अच्छी होगी। आ गया, तो झाड़ू को मजबूत करो। तो अगर क्वेश्चन चलते हुए बीच में आपको गंदगी दिखा दे तो गंदगी को कूद कर आगे निकल जाना, स्किप कर देना। अभी आप गंदगी झाड़ू मत लगाना, अभी झाड़ू बनकर तैयार नहीं हुई है। तो अभी ये बताओ क्या बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू टू बी रिड्यूस टू मार्केट प्राइस, ये क्या है, गंदगी। तो अभी हम इसको स्किप करके आगे निकल जाएंगे, अभी हम झाड़ू के बारे में सोच रहे हैं केवल। 4th पॉइंट, 5th पॉइंट,
द कंपनी वुड इशू 11% डिबेंचर ऑफ ₹3 lakh एंड द ऑगमेंट इट्स वर्किंग कैपिटल आफ्टर सेटलमेंट ऑफ द बैंक ओवरड्राफ्ट। ये बोला कंपनी ने बताओ क्या किया, 11% डिबेंचर 3 लाख के, एंड का मतलब अरे यार, एंड का मतलब और मुझे भी पता है, एंड का मतलब दूसरी लाइन आ गई, ये दो लाइनें इन्होंने एंड से ऐड कर दी, आ गया समझ में। तो ये दो लाइनें हैं, तो पहले आप एक लाइन को डील करो और फिर दूसरी लाइन को, ठीक है। तो ये बोला द कंपनी वुड इशू 11% डिबेंचर फॉर 3 लाख। तो बताओ मैं क्या दूं यहां पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स, बोलो कितना, 3 लाख। अब आप बोलोगे सर ये बर्बाद कंपनी है, इसमें पैसा कौन लगा रहा है, बेटा वो हमारा कंसर्न नहीं है। बोलो आ गया समझ में, क्वेश्चन बोल रहा है किसी ने पैसा लगाया तो बात खत्म, किसी ने दिया होगा पैसा, हो सकता है कंपनी के प्रमोटर्स ने दिया हो, किसी ने दिया हो, हमें मतलब नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है क्यों देते हैं बेटा। हो सकता है कि इनकी प्लानिंग फ्यूचर की अच्छी हो, भाई एक्सपीरियंस था इनके पास, पास गलत हो गया, वो काम करेंगे नहीं, आगे इन्होंने अपनी कोई स्टोरी किसी को सुनाई और किसी को इनकी बात में दम लग रहा हो। स्टार्टअप है कि आपको पता है, कोई आइडिया ही तो है जिसके पीछे लोग फाइनेंस कर देते हैं। अरे क्या सारे आइडिया कोई पावरफुल ही होते हैं क्या, लेकिन अगर किसी ने किसी को आइडिया सुनाया और उससे लग रहा है कि पैसा बन सकता है तो बेटा पब्लिक लगाती है पैसा, और कुछ फ्लॉप भी होते हैं और कुछ चल भी जाते हैं कुछ आइडिया। तो हो सकता है इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किसी को अपना आइडिया बताया हो कि हम फ्यूचर में ऐसे प्रोसीड करेंगे, तो उनको समझ में आया हो। हमारा कंसर्न नहीं है, कोई ये सोचे सब बर्बाद कंपनी को पैसा क्यों दे रहा है, कोई क्यों दे रहा है, हमें क्या लेना देना, दे रहा है वो क्वेश्चन बोल रहा है, दे दिया, बात खत्म। एंड ऑगमेंट इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, बेटा इन्होंने अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को बढ़ा लिया, भाई डे टू डे बिजनेस एक्सपेंस के लिए पैसा चाहिए, तो बेटा इस 3 लाख से बताओ वो पैसा आ गया। और क्या किया इन्होंने, कुछ पैसा तो वर्किंग कैपिटल के लिए रोक लिया और कुछ बैंक ओवरड्राफ्ट सेटल कर दिया। क्या इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट है बेटा, बैलेंस शीट में जाओ लायबिलिटी साइड में, तो बताओ यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक ओडी अकाउंट डेबिट टू बैंक, वो आपने सेटल कर दिया, कितना, 1,50,000, 1,50,000। बस इसके साथ ही क्वेश्चन कंप्लीट। तो बताओ अब मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आ गया, बताओ क्या बनकर तैयार है, झाड़ू बनकर तैयार है। अब तो झाड़ू में कुछ आना ही नहीं है, तो फटाफट जाओ कैलकुलेटर पर जोड़ो झाड़ू में कितना पैसा है, 5,72,000। सबको समझ में आ गया बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, ये जो है इसको बताओ क्या किया, ऐड कर लिया, तो ये आया 5,72,000। अब हम झाड़ू यहां पर रखेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, रिडक्शन अकाउंट, बोलो 5,72,000 आ गया, ये झाड़ू है आपके सामने। अब बताओ किसको ढूंढने चलो, बेटा गंदगी को, ठीक है। अब झाड़ू लगाना स्टार्ट करते, तो एक गंदगी बताओ हम, बोलो इन्वेस्टमेंट जंप करके गए थे टू इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट बोलो कितने रुपए, 13,000 आ गया, ये घर से निकाल दिया हमने। क्या और भी कोई गंदगी है बेटा, मैंने कहा था बैलेंस शीट की गंदगी, तो आप टू पी एंड एल डेबिट बैलेंस देखो, रिजर्व एंड सरप्लस में 4 लाख। क्या और भी कोई गंदगी है, और तो कोई गंदगी नहीं है बेटा। जब झाड़ू लगा दी और गंदगी सारी घर से निकाल दी, अब झाड़ू को क्या करते हैं हम, किसी गेट के पीछे जाकर रखाते हैं जो जहां से वो दिखाई ना दे, तो बेटा उस गेट का नाम क्या है, कैपिटल रिजर्व। अब इस गेट के पीछे रखा हो जाके कैपिटल रिजर्व, कितना, 1 लाख। ये बेटा अभी झाड़ू और बची है, इसे आपने कैपिटल रिजर्व में डालकर रख दिया, बोलो आ गया समझ में। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हुआ क्या, अगर आप विजुलाइज करो तो बेटा बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड है और ये असेट साइड है, बताओ क्या खत्म हुई, लायबिलिटीज कम हुई, लायबिलिटीज बिना पेमेंट के खत्म हुई। बेटा जो बिना पेमेंट के खत्म हुई उसे आपने फायदा बोला, बोलो आ गया समझ में। उससे क्या किया आपने, इधर डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल बाहर निकाल दिया और असेट्स की ओवर वैल्यूड प्राइस थी वो बाहर निकाल दी।
तो आपने एक तरफ से लायबिलिटी बाहर निकाली और एक तरफ से लॉसेस बाहर निकाले और बैलेंस शीट इक्वलाइज हो गई। क्योंकि आपने लायबिलिटी ज्यादा रिड्यूस करवा ली तो बताओ क्या क्रिएट कर लिया, फायदा क्रिएट कर लिया। तो जो थोड़ी देर पहले बैलेंस शीट किस में दिखाई दे रही थी, लॉस में, अब वो इमीडिएटली बताओ आफ्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन प्रॉफिट में दिखाई देने लग जाएगी। इसी को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। इसके बाद कंपनी एफर्ट करेगी, बच गई तो ठीक है, वरना फिर वो लिक्विडेशन के लिए अप्लाई कर दी। क्या बात समझ में आई मोटी मोटी? बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों सब बोलो जल्दी से। बेटा मोहित क्या बोला आपने, डेप्ट को फर्स्ट पेमेंट? चलो सबका क्लियर है ना? लिखो जल्दी से। तो एक काम हो गया हमारा, बताओ क्या? जर्नल एंट्रीज लिखो, नोट करो फटाफट।
लिख लिया ये। चलो आगे, अब बताओ क्या बनाना है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो डन, ओके, हटा दूं इसे अब। तो बेटा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट नंबर, अच्छा नरेशन वरेशन तो लिख लोगे ना। नरेशन में कोई, मैंने बार बार कहा बेटा, एंट्री विदाउट नरेशन अधूरी मानी जाती है और लिखने पर कोई सेंस नहीं। अपने हिसाब से कुछ भी लिख दीजिएगा इसमें शॉर्ट करके, कोई बुक के देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो अब हम लोग चल रहे हैं किसकी तरफ, कैपिटल रिडक्शन। तो नंबर 2, एक काम हो गया, अब हम करें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, अच्छा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बताओ क्या है। जस्ट लाइक भाई प्रॉफिट एंड लॉस ही, हालांकि पी एंड एल नहीं है, हम गलत वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन आप एक तरीके से मान लो भाई इसमें है क्या, फायदा आएगा और क्या नुकसान, राइट ऑफ किया, वही तो किया। तो एक एक एंट्री से आपको देखना पड़ेगा। तो एंट्री नंबर 1 से आप देखते चलो, क्या एंट्री नंबर 1 में कोई फायदा आया तो बुक कर दो बाय 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितने का फायदा आया, लिखते जाओ मेरे साथ, लिखते जाओ, इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है। बस ये कैसे चल रहा है वो दिमाग में रखना। पहली एंट्री से 1 लाख, ये आपको एक एक एंट्री चेक करनी पड़ेगी बच्चों, इसमें आप लोग एंट्री के बिहाफ पर ही फिल कर पाओगे इसे। तो पहली एंट्री से हमने देखा ये आया, फिर हम गए दूसरी एंट्री की तरफ, वहाँ डिबेंचर से 3 लाख का बेनिफिट हुआ, तो बाय 9% डिबेंचर 9% डिबेंचर्स, तो बेटा 3 लाख का बेनिफिट हमने ये बुक कर दिया। फिर हम गए नेक्स्ट एंट्री में, वहाँ ट्रेड पेएबल से, भाई साहब लायबिलिटी के रिडक्शन से ही तो बेनिफिट होगा, तो ये ट्रेड पेएबल से। बेटा सामने ना देखकर कहाँ से लिखो, एंट्री से, तो आपको बात पता रहेगी कि कहाँ से मेंशन किया जा रहा है। क्योंकि इसके लिए मान लो आपने 20 एंट्री की है तो आपको 20 एंट्री को विजिट करना पड़ेगा, 10 एंट्री की है तो 10 को विजिट करना पड़ेगा। एक एक एंट्री को विजिट करके ही आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना पाओगे। 92,000 नेक्स्ट एंट्री में नहीं था, फिर नेक्स्ट में नहीं था, फिर लास्ट में 2 इन्वेस्टमेंट, इससे हमने इन्वेस्टमेंट 13,000 का राइट ऑफ किया। पी एंड एल ये हमने 5,000 का राइट ऑफ किया, और 2 कैपिटल रिजर्व, बचा कुचा हमने इसमें ट्रांसफर, बचा कुचा हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। चलें आगे, ये मैंने कहा था सब लोग साथ में बनाएंगे तो कुछ था नहीं इसमें, तो ये हमने कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर कर दिया। बैलेंसिंग फिगर 154। चलें आगे, तो ये एक बात, इसने हमसे 3 बातें पूछी थी, तो ये एक बात और कंप्लीट हो गई फाइनली। ये हिल क्यों रहा है, अच्छा हाँ फील भी आ रही है ट्रेन वाली। इसे गौर से देखते रहो, आपको ऐसा लग रहा होगा ट्रेन में पढ़ रहे हैं, चेन्नई एक्सप्रेस। चलो अब क्या बनानी है, बैलेंस शीट, ठीक है। तो अरे बैलेंस शीट बन जाएगी या नहीं बन जाएगी, यार देखो इन लोगों को शर्म नहीं आती, बैलेंस शीट बनवा रहे हैं और क्वेश्चन देखना, पूरी बैलेंस शीट दे रखी है। अब बताओ क्या करवाना चाह रहे हैं आप लोगों से। बेटा इससे तो घर पे बैठे बैठे मार्कशीट भिजवा दें, वो ज़्यादा बढ़िया है। नहीं चलो अब बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट किसी बच्चे को याद भी नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इस बैलेंस शीट के बाद क्या बनाएगा, पूछते क्यों बैलेंस शीट समझ में नहीं आता। वो फिर भी बच्चे इतने आलसी हैं, फिर भी नहीं बनाते। फिर भी आईसीआई सोच रहा है कि मैं सब कुछ परोस रहा हूँ फिर भी बच्चा नहीं करता। अब बताओ अगर वो टी फॉर्मेट में दे दे तो, फिर टी शेप में अगर बैलेंस शीट देता तो सोचो फिर क्या हो। बनी बनाई बैलेंस शीट को दोबारा छापना है, एज इट इज छापना है। चलो अपने क्वेश्चन में देखते रहो और क्या करते जाएंगे हम। अरे छापने के बाद पहले बेटा ओल्ड बैलेंस शीट प्लस न्यू बैलेंस शीट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बर्बाद।
अरे न्यू बैलेंस शीट तो बनी नहीं, ओल्ड बैलेंस शीट प्लस, बेटा जो आपने अमेंडमेंट्स किए हैं, जो चेंजेस किए हैं, उनको कंसिडर करते हुए न्यू बैलेंस शीट बनानी है। बोलो बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, तो ये हम बना रहे हैं यहाँ पर थर्ड बैलेंस शीट एज ऑन 31st March and notes to account current year figures। जितनी बन जाएगी क्लास में, ठीक है? बचा हुआ होमवर्क है, कंप्लीट करके लाओगे। हाँ बोलो फटाफट, जल्दी बोलो। फॉर्मेट बेटा याद होना चाहिए, और नहीं है याद तो बैलेंस शीट का और P&L का मैं पहले ही बोल चुका, क्या कर लो आप लोग, फॉर्मेट याद कर लो कंपनीज एक्ट वाली का, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नंबर 1 ए शेयर होल्डर्स, शेयर कैपिटल। बोलो नंबर 1, बैलेंस शीट के लिए सफिशिएंट मार्जिन छोड़ दो आप, एक पेज देख लो आप, बैलेंस शीट आपकी कितने समय उसमें आ जाएगी, मुझे लगता है एक पेज मोर देन इनफ है, एक पेज में आ जानी चाहिए। और उसके बाद आप लगाओ नोट्स टू अकाउंट। सब लोग साथ में लिखते रहना, कुछ है नहीं इसमें समझाने के लिए। नंबर 1 शेयर कैपिटल, बोलो सबसे पहले, बोलो। अरे ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड सबसे पहले बच्चों क्या आती है बेटा? अगर फॉर्मेट्स याद नहीं तो फॉर्मेट्स याद कर लेना। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या इसने दे रखी है क्या बेटा? इसने ऑथराइज कैपिटल नहीं दे रखी। बोलो आ गया समझ में? तो मैं भी मेंशन नहीं करूंगा, डैश लगा के छोड़ दो। सर लिखने की क्या जरूरत है बेटा? कभी कभी ये देता है तो फिर आपको पूरा इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, अब नहीं देता तो अपनी प्रैक्टिस तो एक ही तरह की रखो ना। इशूड कॉमा सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, इशूड कॉमा सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। चले आगे, जल्दी से बोलो इसमें क्या आएगा बेटा? 2 लाख। मैंने अभी अभी कहा था ओल्ड डेटा को पकड़ के चलो और उसमें चेंजेस को इनकॉर्पोरेट कर दो। क्या मैंने कहीं इक्विटी से छेड़छाड़ की थी क्या बेटा? पूरे क्वेश्चन में इक्विटी का डिस्कशन ही नहीं आया, तो ये एज इट इज आ जाएंगे। 2 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। बोलो 20 लाख। प्रेफरेंस, प्रेफरेंस खत्म हो गए ध्यान रखना, और डिबेंचर में कन्वर्ट हो चुके, तो ये रिपोर्ट नहीं होंगे, तो ये 20 लाख खत्म, ये 20 लाख एज इट इज आ जाएगा, ये 20 लाख खत्म। बहुत सिंपल है, ओल्ड को पकड़कर न्यू का चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करते जाओ। सेकंड बोलो फटाफट बेटा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में लिखने से पहले ही डिसाइड कर लेना, रिजर्व एंड सरप्लस के नाम पर आएगा तो केवल एक रिजर्व, कौन सा? कैपिटल रिजर्व, अगर क्रिएट हुआ होगा तो, अदरवाइज वो आएगा नहीं। है? हाँ है, तो केवल एक ही रिजर्व आएगा, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस। नंबर 2, नंबर 2 चलो नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस, मात्र एक लाइन का, ज्यादा बड़ा नहीं, ओनली कैपिटल रिजर्व 154, 154 बस खत्म। 154।
चले आगे बेटा, ओल्ड बैलेंस शीट को पकड़ के चलते जाओ, उसमें कुछ समझाने लायक है नहीं। नॉन करंट लायबिलिटी क्या है? क्या नॉन करंट लायबिलिटी? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यानी डिबेंचर्स हैं। तो चलो, तो ये आ गया आपका नॉन करंट लायबिलिटी बी। बेटा आप लोग दिमाग में रखना, फॉर्मेट याद होना चाहिए, इनके भरोसे मत रहना। हालांकि एग्जाम में ये आते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा एक बार आपको फॉर्मेट्स याद होने चाहिए। कहीं पता चला इन्होंने एग्जाम में नहीं कर रहे हैं, हालांकि पहले आते थे, लेकिन अभी ये फॉर्मेट्स देते हैं प्रॉपर, लेकिन फिर भी आप याद करके रखिएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नंबर 3। तो बेटा नंबर 3 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बोरोइंग्स ध्यान रखना, डिबेंचर्स लिखने हैं तो ऊपर क्या लिखोगे? मैंने आपको पहले ही बताया था, डिबेंचर्स हमेशा सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज होते हैं। तो कहीं ये पुराने डिबेंचर थे, देखना ये तो गए, ठीक है ना, तो इनको तो रिपोर्ट नहीं किया जाएगा, इनको तो हटाओ। ये तो सेटल हो गए थे, और हमने नंबर 1 पॉइंट में 11% डिबेंचर्स, तो ये 11% डिबेंचर्स, बताओ कितने के इशू किए थे? 4,04,20 के तो ये थे, और 5th पॉइंट में एक 3 लाख के और इशू किए थे, तो 7,20,000, 7,20,000। बेटा आपको एंट्रीज पर फोकस बनाए रखना पड़ेगा, इसमें फोकस का काम बहुत ज़्यादा है। अगर आप, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंट्रीज देखनी है, तो मुझे पता चला पुराना तो सेटल हो चुका और 2 नए आ चुके, तो ये आपका 7,20,000। इसकी ब्रीफिंग देखनी है तो हमने नोट नंबर 3 में बता रखा है इसमें क्या है। चलो पुरानी बैलेंस शीट पे चलो, करंट लायबिलिटी सी। तो क्या करंट लायबिलिटी लिखूं क्या? बेटा करंट लायबिलिटी में बताओ क्या सेटल हो चुका? ट्रेड पेबल्स जा चुका, बैंक ओडी जा चुका, तो मुझे लिखने की जरूरत है ही नहीं। और क्या कर दूं इसका? टोटल कर दो। बोलो कितना? 7 लाख, सॉरी 28,74,000, 28,74,000। अरे क्या आ गई बात समझ में? अब बेटा इसमें क्या पेंडिंग है? वो असेट्स आप लोग करके लाओगे। अच्छा मैंने एक आइडिया दे दिया, हालांकि बैलेंस शीट्स हम काफ़ी बनाएंगे, फिर भी मैंने आपको क्या कहा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट और P&L का फॉर्मेट याद होना है। दूसरी बात ये बताओ, इसमें अब तो आइडिया लग गया लायबिलिटी साइड से, पुरानी बैलेंस शीट दे रखी है, इसको बेस बनाकर नए डेटा के थ्रू इनकॉर्पोरेशन करना है। तो आपको असेट साइड कंप्लीट करनी है, ये आपका 2-4 मिनट का होमवर्क है, कर लाओगे सब। हरे कृष्णा। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों सबको समझ में आ गया अच्छी तरह से? वाई एंटर करो फटाफट। बेटा छोटा सा एक होमवर्क दिया है बैलेंस शीट का, वो आपका असेट साइड आपको कंप्लीट करके लाना है। आज के लिए इतना। हरे कृष्णा बेटा। हरे कृष्णा बेटा।